हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज बहुत दिनों बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन तुम लोग की दुआएं थी, आज ठीक है, अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा आपका गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टोटल डिपेंडेंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, क्योंकि आज यही डिस्कस कर पाएंगे। बहुत ही लंबा टॉपिक है गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको आता है तो गॉस लॉ आसानी समझ लोगे। गॉस लॉ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, पूरे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इससे बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं गॉस लॉ यूज करके आसानी से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेज, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, डिफिनीशन लिखूंगा अंग्रेजी में, थोड़ा सा कठिन रहेगा लेकिन उसे बताऊंगा तो बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग perpendicularly through a plane surface of the area। ठीक है, the number of electric field lines passing perpendicularly through a plane surface of the area। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है कि कोई भी सरफेस ले रहे हैं, वहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, इसके बारे में जानने से पहले हमें एक चीज जानना होगा कि छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा एरिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है तो बच्चे जवाब देते हैं ए स्क्वायर, अगर साइड कितना हो, ए हो। ठीक है, यहाँ पर 8, 9, 10 तक पता नहीं होता है बच्चों को कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन एरिया असल में क्या होता है, एरिया इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसे होती है, ये जरा समझिए। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड। ठीक, ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसका एल लेंथ है और बी ब्रेथ। ठीक है, नेमिंग कर लीजिए ए बी सी डी, ये नेमिंग है आपकी। ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है। अगर हम आपसे बोले कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा तो आप सिंपली बोलोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एल बी आप बोलोगे इसका एरिया होगा। ठीक है, लेकिन इस स्टैंडर्ड पे आपको बताना होगा इसका एरिया, तो कैसे बताएंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में आप कैसे बताओगे, तो वेक्टर के फॉर्म में आप ऐसे बताओगे, देखो बच्चा, ए बी क्रॉस बी सी। कैसे बताओगे, ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। आपने 11 में पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में कि वेक्टर, तीसरा जो वेक्टर होता है आर इजकल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी, ये क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर। इन दो वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, यानी इससे भी परपेंडिकुलर और इससे भी परपेंडिकुलर। इस बात को समझिए, आर इज परपेंडिकुलर टू ए आल्सो एंड आर इज परपेंडिकुलर टू बी आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्या है, एल, एल क्रॉस बी, इन दोनों में एंगल कितना है, तो एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री। और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यानी यहाँ पर कितना आएगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एरिया कितनी हो गई, एल बी हो गया एरिया। देखो एरिया सेम आया है। यहाँ पर आप जब वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो डायरेक्शन से मतलब होता है। याद करो कैसे मैंने डायरेक्शन बताया था कि कैसे होते हैं, ए बी क्रॉस बी सी, मतलब ए बी की तरफ से बी सी की तरफ आप जाएं, ए बी की तरफ से बी सी की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये किधर की तरफ जा रहा है, अपने कर्ल्ड फिंगर को उस डायरेक्शन भेजिए, ए बी से बी सी की तरफ। और ये जो थंब होगा ये आपको इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड है। ठीक है, अगर बी सी क्रॉस ए बी हम लेते बच्चा, बी सी क्रॉस ए बी, देखो जरा, तो क्या हो जाता है, बी सी से ए बी की तरफ जाओ तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाता, वेक्टर एरिया का किधर होता, आउटवर्ड होता। ठीक है, यानी यहां तक आपने पढ़ा। इसमें यूज करेंगे हम एरिया के बारे में कि एरिया एक वेक्टर होता है। इसीलिए मैंने बताया कि कैसे हम बताते हैं
कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको प्रूफ हो गया होगा। अब यहाँ पर एक स्क्वायर ले लो आप, वो भी आसान होगा। स्क्वायर के केस में भी ऐसे आप कर लेना, ठीक है। ए नेमिंग कर देना ABCD, वही सेम 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। AB से BC की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा इनवर्ड, और BC से AB की तरफ आउटवर्ड। यानी एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसा है शेप, तो 2 डायमेंशनल शेप है। कैसा है, 2D शेप है। 2D शेप को फिजिक्स में ओपन सरफेस कहा जाता है। समझिए ओपन सरफेस क्या होता है। ओपन सरफेस मतलब कि इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को आप किधर भी ले सकते हैं, इधर अंदर की तरफ या आप किधर ले सकते हो, बाहर की तरफ। जैसे इसका अगर एरिया वेक्टर में पूछूं तो आप आउटवर्ड भी ले सकते हो और इनवर्ड भी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, कोई टेंशन नहीं है। या तो बाहर ले लो या अंदर ले लो, ठीक है। दोनों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 3D सरफेस आए, 3D सरफेस को देखो बच्चा क्या कहा जाता है। 3D सरफेस जो होता है वो कैसा सरफेस होता है, वो होता है क्लोज्ड सरफेस। इसका नाम क्लोज्ड क्यों रखा गया है वो देखिए, क्यूबॉइड या क्यूब कुछ भी ले लीजिए आप, अभी समझ में आ जाएगा कैसे इसे कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 6 फेसेस होते हैं, किसी एक फेस पे बात कर लेते हैं, इस फेस पे बात कर लेते हैं ऊपर वाले पे। तो इसका एरिया अंदर की तरफ हो सकता है, नहीं, अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा वो। हमें क्या चाहिए कि एरिया किधर हो, खुले स्पेस में हो। यहाँ पर एरिया का जो डायरेक्शन है वो स्पेस में, खुले स्पेस में। यहाँ पर जो गया इनवर्ड वाला वो अंदर ट्रैप्ड हो गया, तो ये हमारे एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। कौन हो सकता है, ये हो सकता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा फॉर 3D और क्लोज सरफेस, प्लेन जो कि प्लेन है वहां से एक एरिया वेक्टर निकले आउटवर्ड्स, जो कि बाहर की तरफ निकला हो स्पेस में, ठीक है। तो 3D सरफेस में और 2D सरफेस में अंतर समझ गए। यहाँ पर आइदर इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ प्लेन के आउटवर्ड होता है। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब डिफिनीशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए देखिए बाकी सारी चीजों को मिटाता हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब बातें आपको बेसिकली पता होना चाहिए, अगर नहीं पता था फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बच्चा जीवन में स्ट्रगल बहुत है। मैंने तो बड़ा स्ट्रगल किया। पहले मुझे लगता था कि वाई ऑलवेज मी, क्यों ही मैं हमेशा, मैं ही हमेशा, भगवान ऐसा लगता था कि हर बार मुझे ही ट्राई करता है। लेकिन बाद में वही हो गया, वाई मी से मैं बदल गया ट्राई मी। पहले मैं कैसा था, वाई मी, कि हमेशा मैं ही क्यों, वाई ऑलवेज मी, मेरे साथ ही हमेशा क्यों कुछ होता है। फिर बाद में ये चीज़ें बदल गई ट्राई भी। मेरे हर काम में स्ट्रगल होता है, कुछ भी करूँ तो आसानी से नहीं होता है। मैंने जो भी पाया है बड़ा स्ट्रगल करके पाया है। तो अब इस फॉर्मूले में चलता हूँ कि कितना आजमाना है, मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आ गए टॉपिक पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में खूब पढ़ा है हमने। पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस ऑफ द एरिया, ठीक। ये कोई मेरा एरिया रहा, ठीक है। यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, ठीक है। यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इस तरीके का बनाने का मतलब है कि ये बोर्ड है, ऐसा कुछ है, ऐसा किताब कुछ मिल जाए तो बताओ, ऐसा जैसे ये एक किताब है, ठीक है। तो किताब के इस तरफ देखिए, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे। ये प्लेन है, ये आपका एरिया है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, ऐसे, पासिंग परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, इस तरीके से, ऐसे गई, चीरते हुए गई, टच करते हुए, चीरते हुए, ठीक है। इस चीज को मैंने बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक। फ्लक्स बता रहा था मैं, ठीक है, कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स, फ्लक्स की बात चल रही थी। तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से। फाई, एक गोला बनाना, उसमें खड़ी पाई करना, बन जाएगा फाई। एक गोला, एक खड़ी पाई, बन गया फाई। फाई के नीचे सफिक्स में लिख दीजिए ई, ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स किसी भी चीज का होता है, वाटर का भी होता है। वाटर में क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ वाटर लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ प्लेन सरफेस।
तो वो क्या हो जाएगा, वाटर फ्लक्स, कितना वाटर पार कर रहा है, कितना पानी जा रहा है उस एरिया में। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ नंबर है, दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बस इससे मतलब है। तो देखो ये वाला तो जा नहीं रहा, इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3, और ये वाला भी नहीं जा रहा, 5 में से कितने लाइन गए, 3। तो फ्लक्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5:3, ठीक है। अब एक चीज देखो कि इसी एरिया पे सेम एरिया, ये यहाँ पर मैंने बना दिया सेम एरिया ए पे, ठीक है, इस तरीके पर डायग्राम को, ठीक है, सेम एरिया ई पे मैंने क्या किया, ए वाले एरिया पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो पहले जहां पर यहाँ पर 1 2 3 लाइन पार कर रही थी, अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 लाइन क्रॉस करने लगी, 5 लाइन और क्रॉसिंग इट। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, 5 हो गई, ठीक है। तो ये फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। यानी एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है एक्सपेरिमेंटली कि अगर फाई को बढ़ा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ रही है तो क्या हो जा रहा है, फ्लक्स क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। यानी कि ई बढ़ाओ तो फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि एरिया बढ़ा रहे हैं तो क्या अंतर आ रहा है। पहले ये वाला एरिया था, इसी एरिया को देखो मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ये बड़ा एरिया बन गया। बड़ा एरिया जब बन गया तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर आ जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर जो ये वाली और ये वाली नहीं इंक्लूड हो रही थी, अब क्या हो रही, इंक्लूड हो गया। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। यानी यहाँ भी फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी दूसरा रिजल्ट मिलता हमें कि फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किसमें, एरिया के ऊपर, कि प्लेन का एरिया जो आपने सरफेस लिया है, जो आपने 2D या 3D सरफेस लिया है, उसका एरिया अगर बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा चीज मिलता है कि ऑन इंक्रीजिंग एरिया व्हाट विल बी हैपन, फ्लक्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो दो चीज की डिपेंडेंसी दिख गई हमें, फाई ई इज प्रोपोर्शनल टू ई, तो इसे कर दे ई ए, प्रोपोर्शनल टू ई ए। किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई के ऊपर और ए के ऊपर। किताबों में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे नहीं डिफाइन किया, किताबों में किया गया फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब देखिए, अब यहाँ पर वेक्टर क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर में पढ़ेंगे ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा। यानी कि फ्लक्स जो है वो ए के सिर्फ नहीं डिपेंड कर रहा है, ए के साथ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट पे, या ई का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। ए तो परपेंडिकुलर है सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये मैंने सरफेस ले लिया कोई, ठीक है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे नहीं लेते हैं जो प्लेन, ये मेरा सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर तो ये सरफेस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एरिया का है, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे जा रही है तिरछा होकर के किसी एंगल से, प्लेन से एंगल बना रहा है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या देगा, नहीं, पासिंग परपेंडिकुलरली चाहिए, ठीक है। तो ई के साथ हमने बताया थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, ई कॉस थीटा वाला आता है, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं फ्लक्स में, फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ई कॉस थीटा कर रहा है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई कॉस थीटा इंटू ए, यानी फाई क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर, और आगे फिर डिस्कस करते रहेंगे कि क्या है, ठीक है। थैंक यू।